Good morning to all. We will continue our chapter 3, Fundamental Rights of 8th class. So in the previous video, we discussed about certain fundamental rights and further we'll study today. The next fundamental right is cultural and educational right. As you can see in the picture, we have different costumes, we have different people wearing different costume that shows the culture of India. We have the dance form also that is being different from every part of India. Okay. India is a land of diversity. We have different culture, we have different dance forms, we have different everything, we have different religion also, and we all are living in unity. There are various groups in our country that follow their distinct culture elements. हर कोई जैसे पंजाबी है तो वो अपने कस्टम एंड बिलीफ मानता है. अगर कोई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो वो अपने कस्टम ऑफ बिलीफ मानते हैं. यही हम गुजराती बोलेंगे तो वो अपने कस्टम ऑफ बिलीफ फॉलो करते हैं. सबकी अपने लैंग्वेज है और अपनी स्क्रिप्ट है. In order to enable these groups to protect and preserve their unique culture, the Constitution in India has provided them cultural and educational rights. ठीक है, जो लोग हैं वो अपना कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके और प्रिजर्व कर सके क्योंकि सबके यूनिक कल्चर हैं. इससे आपको कल्चर और एजुकेशनल राइट प्रोवाइड की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Under this right, they are entitled to establish and maintain their educational institutions in order to preserve their unique culture. अगर हम इस राइट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो सब जो पर्टिकुलर कल्चर है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकता है ताकि वो बेसिकली अपना कल्चर प्रिजर्व कर सके. जैसे आपने कई स्कूल्स में देखा होगा कुछ जो गुजराती स्कूल है तो वो गुजराती लैंग्वेज कंपलसरी कर देते हैं. ठीक है, अगर यही हम देखें पंजाबी स्कूल है तो वो पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी कर देते हैं. तो ये बेसिकली सर्टेन चीजें हैं जो आप अपने कल्चर को बचाने के लिए कर सकते हैं, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा. नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है एंड दिस इज बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ठीक है, अब क्यों कहा ये मैं अभी आपको समझाती हूँ. अगर हमारी कोई भी 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, कोई भी हमारी फंडामेंटल राइट्स है, अगर ऐसा लगता है कि वो वायलेट हो गई है, कोई उन्हें वायलेट कर रहा है, ठीक है, वो आपको कोई वो फॉलो करने नहीं दे रहा है. अंडर दिस फंडामेंटल राइट्स पीपल आर if a people finds that his rights is being violated or misused by any person, any group or any institution or any individual, the Constitution of India empowers them to seek justice from the court. ठीक है, क्या होगा अगर आपको कोई लगता है कि आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो आप सीधा जाके कोर्ट में उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं. ठीक है, और उसके लिए स्पेशल ऑर्डर्स के अंडर गवर्नमेंट, ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है. ठीक है, और कोर्ट बेसिकली हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं आपकी फंडामेंटल राइट्स के जो कि है वो वायलेट की जा रही है. तो बेसिकली ये 5 राइट्स बाकी सारी राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखा है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट. ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड कर दिया गया है. ठीक है, लेकिन अभी भी हमको बहुत कुछ चीजें अचीव करनी है. कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड. ये हमारी फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, के अगेंस्ट है. लेकिन स्टिल कंट्री में आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है on the basis of आपके caste. ठीक है, lot of discrimination totally happens in the country still as it is banned by the government. लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो लैक ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के साथ सफर करते हैं. और ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप है इनसे बाहर ही नहीं आ पाते हैं. ठीक है, हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या है, जो माइनॉरिटीज हैं, साथ ही साथ लैक करते हैं एजुकेशन में, सैनिटेशन प्रॉब्लम में, जो भी है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं है, वो मार्जिनलाइज ग्रुप है. तो अगर यही सारी चीजें होती रहेंगी, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं आएगी. गवर्नमेंट ने तो इम्प्लीमेंट कर दिया है
लेकिन लोगों को भी तो वो फॉलो करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट की गलती है? नहीं, पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो लोग ये सारी चीजों को खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे हमने अभी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में पढ़ा था कि जो चिल्ड्रन हैं दैट आर बिलो द एज ऑफ 14 years, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग इन hazardous occupation, दैट इज एनी ऑक्यूपेशन, नॉट इवन hazardous। ठीक है, बट आप कई जगह पे देखोगे कि ये बच्चे काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, लोग इनको अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या है, अपनी बेसिक एजुकेशन, अपने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, सारी इनकी वायलेट हो रही है। लेकिन आपको लगता है कि कोई इनके लिए कंप्लेन करता है, कोई इनके लिए आवाज उठाता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली इन लोगों से इनकी अपॉर्चुनिटीज छीनी जा रही हैं, ताकि अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाते। ये अपना रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे कि ये क्या क्या कैपेबिलिटीज इन लोगों में है, तो कैसे ये फ्लरिश करेंगे, कैसे इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। ठीक है, अगर ये यही सब काम, ये मीनियल जॉब्स करते रहेंगे, तो आई डोंट थिंक सो ये कभी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, एट द सेम टाइम हम गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं सर। गवर्नमेंट कभी भी ब्लेम प्रॉपरली नहीं की जा सकती है। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि गवर्नमेंट को ये एक रेगुलर चेक पे इंस्पेक्टर्स वगैरह हायर करने चाहिए, जो ये सब एक रेगुलरिटी मेंटेन करके रखें। और करप्शन इतना है कि चलो ये लोग भी अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो पीपल हैं, पीपल ऑफ इंडिया, अगर हम कंट्री के लोगों की बात करूं, तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं अगर ये राइट्स कहीं वायलेट हो रही हैं तो। ओके, लोगों के बीच पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि ये राइट्स कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए सोसाइटी में, ये सब कुछ उनको नहीं पता है। इनके क्या किसी पर्सन पे इफेक्ट पड़ रहे हैं, लोग कुछ जस्ट टू एंजॉय ये सब करते हैं, लेकिन ये जो पर्सन की लाइफ है उसको बहुत ज्यादा एक बेसिकली वो पर्सन ह्यूमिलिएट फील करता है और वो डेवलप ही नहीं कर पाएगा। तो हमको ये सारी चीजें, हमको सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, निभानी चाहिए, जो एक कंट्री की बेसिकली जो प्रैक्टिसेस चल रही है, एक कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली द राइट्स दैट हैव बीन गिवन टू आवर, that have been provided to us by our constitution, that maintains, that preserves the unity and integrity of our nation. So moving on to the next topic is fundamental duties. अब fundamental duties क्या है? अब एक कंट्री में आप लोग फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आप इंजॉय कर रहे हो, तो साथ ही साथ उससे रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको फॉलो करनी पड़ती। अब जैसे आप फंडामेंटल राइट्स कहीं वायलेट हो रही है, तो मैंने आपको बोला था कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर हेयर, अगर ये देखो फंडामेंटल ड्यूटीज कोई नहीं निभा रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसके लिए केस नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन ये लोगों के अंदर से, ये लोगों की इनर फीलिंग होनी चाहिए कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाएं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या? Those duties that every citizen should follow as a responsible citizen of the country, these are called as fundamental duties. ठीक है, the duties that every citizen should be responsible, that make every citizen a responsible citizen of the country. Basically fundamental duties makes everyone a responsible citizen, ठीक है, of a particular country. तो fundamental duties इतनी importance क्यों रखती है? फंडामेंटल ड्यूटीज इसीलिए ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाती है लोगों के बीच कि आपको कंट्री को कैसे देख, आपका एक व्यू पॉइंट बनाती है कि कंट्री को आपको कैसे देखना चाहिए। ठीक है, आप एक रिस्पॉन्सिबल, एक आप यूनिटी और इंटीग्रिटी कंट्री की कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग दिस फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, वो है 1976 अमेंडमेंट। हमने डिस्कस किया था जब हम नीड फॉर लॉज वाला चैप्टर कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि अमेंडमेंट क्या होता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज ऐड करनी होती है या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज रिप्लेस करनी होती है, ठीक है, चेंज करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो अमेंडमेंट किया जाता है। तो 42nd अमेंडमेंट जो कि पास हुआ था 1976 में, उसमें हमको 10 फंडामेंटल राइट्स, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी, और लेटर ऑन एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई है बाद में। ठीक है, वो हम सब डिस्कस करेंगे अभी।